नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है और हम इस समय मौजूद हैं राजेंद्र सिंह, जो कि देश और दुनिया में जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मैग्सेसे अवार्ड आपको प्राप्त हो चुका है और जो जल स्रोत देश भर में सूख रहे हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम आप करते हैं। जो नदियां सूख रही हैं उनमें जीवन देने का काम आप करते हैं और जो खेत खलियान बंजर हैं उनको लहराने का काम आप करते हैं। राजेंद्र सिंह जी से बातचीत करने के लिए हमारी अनसुनी आवाज और प्रेरणा अंशु की टीम है। प्रेरणा अंशु के कार्यकारी संपादक पलाश विश्वास जी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी जी हैं और ओमकार सिंह जी पदयात्री हैं। तो सबसे पहले हम राजेंद्र जी का स्वागत करेंगे अनसुनी आवाज चैनल में। और आप इस समय अल्मोड़ा उत्तराखंड की यात्रा में हैं। ग्रीन हिल्स ट्रस्ट अल्मोड़ा के द्वारा स्वाल नदी पर कल एक यात्रा निकाली गई थी, उस यात्रा में आप शामिल होने के लिए आए थे। और यूं तो यात्राओं का सफर राजेंद्र जी का बहुत लंबा है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों की भी 100 से ज्यादा देशों में आपने नदियों को बचाने के लिए यात्रा की है। हम बातचीत की शुरुआत करते हैं राजेंद्र जी से स्वागत अभिनंदन के साथ। सर, उत्तराखंड आगमन जब एक विषम परिस्थिति के साथ जोशीमठ की एक संवेदनशील समस्या चल रही है, आप इस आगमन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो जोशीमठ की समस्या है, ये अभी तो आज तो उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया जी। लेकिन हम तो 23 साल पहले से, जब सन 2000 में आए थे और फिर उसके बाद 2005 में चाई गांव में आए थे और बराबर उत्तराखंड में हम इन बड़े बांधों के खिलाफ, टनल के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। उत्तर काशी में सत्याग्रह किया जीडी अग्रवाल साहब और हम सब लोगों ने मिलके कि हिमालय की हरियाली और नदियों की पवित्रता बचाना भारत की संस्कृति बचाना है। यदि आप सचमुच भारत की संस्कृति के प्रति संवेदनशील हैं और जिम्मेदार हैं जी, तो हिमालय की हरियाली को और हिमालय से निकलने वाली नदियों की पवित्रता को कायम रखना हमारा पहला काम होना चाहिए। आंदोलन चलता रहा। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल भी तपस्या करते हुए इस हिमालय की रक्षा के लिए चले गए जी। वो हमारे संगठन के उपाध्यक्ष थे, मैं अध्यक्ष था। हम लोगों ने निर्धारित किया था कि नहीं, हिमालय में जो ये मैक्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनको रुकना चाहिए, क्योंकि हिमालय की जो कैरिंग कैपेसिटी है, हिमालय की जो धारक क्षमता है, धारण क्षमता है, वो इतने भारी भारी प्रोजेक्ट को धारण करने की क्षमता उसमें नहीं है। क्योंकि ये जो पहाड़ है ये बहुत थोड़ा हिस्सा है जो हार्ड रॉक है, ज़्यादातर बोल्डर से बना हुआ पर्वत है और ऐसे पर्वतों में इतने बड़े मैक्रो प्रोजेक्ट का वजन सहन करने की शक्ति नहीं होती जी। इस वैज्ञानिक समझ के साथ और पानी के और मिट्टी के, हवा के समय सिद्ध अनुभव के बाद हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी। किसी ने नहीं सुनी, बल्कि हम लोगों पर जब भी हम उत्तराखंड आए तो हमले हुए। देहरादून में हुए, धारी देवी पर तो हमें पूरा उठा के गवर्नर और मुख्यमंत्री ने राज्य से बाहर किया कि हम उत्तराखंड में अशांति फैला रहे हैं। खैर, वो दिन थे जब हमें लोग विकास विरोधी कहते थे। अभी वो दिन है जब यहाँ के लोग ही विनाश विरोधी कहने लगे हैं। ये फर्क आया है जी। क्योंकि समय जो होता है, जो कालचक्र होता है, उसमें समझ जरा देर से आती है लोगों को, पर आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आए। जी। दर्शकों, अनसुनी आवाज के लिए ये खास मौका है चूंकि जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ लाइव हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है। मैं जितने भी लोग इस लाइव एपिसोड को देख रहे हैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लाइक कमेंट भी हमको कीजिएगा और बताइएगा कि क्या सवाल हम राजेंद्र जी से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, राजेंद्र सिंह खुद भी जल पुरुष बनते हैं, तो ये बनने की जो पूरी प्रक्रिया है बहुत संक्षिप्त में आपको क्या अनुभव फील कराती है और ये जो नाम आया, ये नाम कहाँ से आया? देखिए, मैं तो आयुर्वेद का चिकित्सक था और भारत सरकार में 1980 से 84 तक जयपुर में था जी। मैं तो कोई जल पुरुष नहीं था। मैं तो बल्कि ऐसी जगह पैदा हुआ
जहाँ बहुत जल था, गंगा और यमुना दोनों नदियों का पानी था, तो हम तो पानी को बिगाड़ने वाले लोगों में, बच्चों में थे। जब हम बच्चे थे, हमारा बचपना तो नदियों में तैरते हुए भी निकला। और हमारे गांव के दोनों तरफ से बड़ी कैनाल जाती थी, एक यमुना कैनाल थी, एक गंग नहर थी। तो उस जमाने में हम पानी के बिगड़े हुए थे, लेकिन जब हम राजस्थान गए तो हमारी जो संवेदनाएं हैं वो पानी के संकट से थोड़ी संवेदित हुई। और हो सकता है कि हमारे क्रोमोसोम्स में कहीं हो, वो छुपा हो, जिसको हम जानते नहीं हो उस जमाने में। तो जब हमें ये लगने लगा कि हम सरकार में रह के कुछ जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, सरकारों में झूठे आंकड़े और उसमें रिपोर्ट बनाने का ही काम होता है, तो हमने तंग आके छोड़ दिया। और जब हम अपने लिए जगह ढूंढ रहे थे तो वो ऐसी जगह ढूंढी जो उजड़ रही थी, लाचार थी, बेकार थी, जहाँ रतौंधी रोग से ग्रसित थे सब लोग, बूढ़े लोग। शाम के वक्त दिखना बंद हो जाता था माल न्यूट्रिशन के कारण। जब पानी नहीं होता तो कुपोषण होता है। और जवान लोग तो सब उजड़ गए थे, चले गए थे गांव छोड़ के। उस जमाने में मुझे याद है कि हमारे गांव की बूढ़ी औरतें गीत गाती थी, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ मैं नहीं जानती। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए, अब न जाने वो कैसे रहते होंगे। तो वो दिन थे जब लोग विस्थापित हो रहे थे, उजड़ रहे थे। हमने इलाज किया क्योंकि हम चिकित्सक थे। 9-10 महीने में बहुत सारे लोग ठीक हो गए। उसमें से एक बूढ़ा आदमी था जी, मांगू काका, मांगू मीणा। उसने कहा, ओ राजेंद्र काई करे छे तू? मैंने कहा, काका तुझे दिखे नहीं था, अब दिखवा लाग गयो ना, या करूं छू? बोला, पर इस दिखने से किसका फायदा होया? तेने मेरे से दवाई का पैसा नहीं लिया। और जब मुझे दिखता नहीं था तो मेरे गांव के लोग कैसे तैसे करके मेरी मटकी में पानी भर देते थे, मैं अपना पी के पड़ा रहता था। अभी जिस दिन से मुझे दिखने लगा, अभी मेरी मटकी में कोई पानी ही नहीं भरता। अब मैं 15 किलोमीटर दूर कैसे जाऊंगा पानी लेने? तो तेने तो मेरा बुरा कर दिया। मैं सकते में आ गया ये सुन के। तो मैंने उन्हीं से पूछा, तो मांगू काका काई करूं? बोला, तू डॉक्टरी छोड़ दे, तेरी डॉक्टरी मास्टरी की माने जरूरत को नहीं है, तू तो पानी का काम कर। उस वक्त मेरी उम्र 26 साल हो गई थी। तो मैंने कहा, काका मेरी उम्र अब 26 साल हो गई, 26 साल में मैं आदमी का डॉक्टर बना, अब मैं पानी का काम करने में कितने साल में बनूंगा, सीखूंगा? बोला 2 दिन में। बोला 2 दिन में। तो मैंने कहा 2 दिन में? उन्होंने कहा हाँ। तो तब मैं जवान था, जवान लोग सवाल बहुत पूछते हैं। तो मैंने कहा, काका जब तू मुझे सिखा देगा तो तू क्यों नहीं करता? तो वो रोवे ला गया, आंसू आ गए उसकी आंख में। बोला, अरे मैं ही करे छा, हमारा बुढ़ा लोग वही पानी का काम हर साल गर्मी के दिनों में करे छा, पर जंदाड़े सु गांव में वोट पड़वे लाग्यो ना, गांव बट गयो, आधा ऊ पार्टी का आधा ऊ पार्टी का, अब गांव में साझे का काम कोई को नहीं करे। तो मैंने कहा, काका जब तेरे कहने से नहीं करता तो मेरे कहने से कोई कैसे करेगा? बोला, अरे तू किसी का ही को नहीं छे, और जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है। सबका होता है। जी। तो इस बात ने मुझे प्रभावित किया। और फिर मुझे उसने 2 दिन में जल की पूरी विद्या, भूविज्ञान और प्राकृतिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब 2 दिन में मेरी 2 PhD कंप्लीट कर दी उस मांगू काका ने। उसको बोलने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसने मेरी PhD कैसे कंप्लीट की वो जानने की जरूरत है इस दुनिया को। निश्चित तौर पर एक मेडिकल का जो स्टूडेंट्स है वो किस तरीके से जल का विद्वता बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, और आप बता रहे हैं कि 2 दिन में सारा ज्ञान अर्जित हो गया, ये व्यवहारिक ज्ञान है। उसने क्या किया कि सूखे कुओं में मुझे नीचे उतार दिया। चमड़े का चरस होता है ना, उसमें बैठा के 150 फीट गहरे कुएं में
चरखी पे चला के नीचे उतार दिया और 5 मिनट बाद बाहर निकाल के पूछा, राजेंद्र कहीं देखा रहता ने कुएं में? तो उस कुएं में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे, उसको हिंदी में कहते हैं सीधी दरार ऊपर से नीचे। और उस लोकल भाषा में जब तो उसको हिंदी नहीं आती थी ज़्यादा, मैंने कहा काका ये कुएं में तो सीधी सड़च है। तब तक मुझे लोकल लैंग्वेज आ गई थी। सड़ माने जिसमें से पानी जाता है नीचे। तो बोले आठे पेड़ देख कहीं से। तो जहां ऐसी दरारें होती हैं वहां लंबे पेड़ होते हैं जिन पर पत्तियां होती हैं जी। फिर दूसरे कुएं में दिखाई, तो जहां पर ऐसी दरारों के कुएं नहीं थे वहां अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स थे, वहां पर पत्ती वाले पेड़ नहीं थे, कांटे वाली झाड़ियां थी। तो जहां कांटे वाली झाड़ियां होती हैं वहां धरती में नीचे पानी नहीं जाता। तो बोला तू एक काम कर, जठैया सीधी सड़क से ना इनके ऊपर बांध बना दे तो सारा पानी नीचे चला जाएगा, तो सूरज चोरी को नहीं कर सकेगा वहां का पानी, तो सूरज की चोरी रुक जाएगी। अठे सूरज घनी चोरी करे छे पानी की। पहले तो पानी बरसे को नहीं, थोड़ा बहुत बरस जाता है तो सूरज उड़ा ले छे जी। तो मांगू काका ने मुझे भूविज्ञान में एक दिन में मेरी निष्णात विद्या दे दी। शिक्षा नहीं आ सकती एक दिन में जी। शिक्षा को तो 19 साल लगते इतनी सीखने में, क्योंकि वो तो कागजों में किताबों में चलती है। तो जल पुरुष आप कब कहलाए, कब लोगों ने आपको जल पुरुष की उपाधि दी? जब नदी बहने लगी हमारी अरवरी 1995 में, तब तो सब तरफ चारों तरफ लोग कहने लगे भाई ये तो जल पुरुष है, इसने तो जल रोक के करिश्मा कर दिया। नदी बहा दी, सूखी नदी थी। नदी तो देखो इतिहास तो तुम जल्दी बदल सकते हो, लेकिन जब भूगोल बदलता हो तो कम से कम 12-15 साल लगते हैं। तो हमारे काम को 15 साल बाद नदी बहने लगी जी। और बड़ी नदी ऊपर से नीचे तक हमने उसमें 600 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना दी थी जो रिचार्ज करती थी। रिचार्ज करके पानी ऊपर आ जाता था। और 96 में हमारे इलाके की औरतों का गीत बदल गया था। तब हमारी औरतें गाने लगी थी जब नदी में पानी आया, अब बादल आते हैं मेरे गांव में, बरसते हैं वो रोज, रूठते नहीं हैं वो, जब बरसते हैं वो तो पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन से पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा और बहू लौट आए हैं घर जी। अब मेरे कुएं में पानी है, मेरे खेतों में हरियाली है, अब मेरे जीवन में आ गई खुशहाली है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन विकास से नहीं होता, विकास तो विनाश करता है। ये परिवर्तन पुनर्जनन से होता है। जब प्रकृति का पुनर्जनन होता है तो जी। किसी का बिगाड़ नहीं होता, उसमें समृद्धि होती है और वो सनातन विकास का रास्ता होता है। जी। अगला सवाल हम शालिनी से लेंगे और आप देख सकते हैं कि 26 साल का एक मेडिकल का स्टूडेंट्स किस तरीके से जल और नदियों को बचाने के लिए अग्रसर होता है। और आपने कहा कि पूंजी केंद्रित जो विकास होता है वो विकास नहीं होता है, अंततः वो विनाश की ओर अग्रसरित होता है। और जो जोशीमठ के अंदर हम देख भी रहे हैं, और सिर्फ जोशीमठ की ही बात नहीं है बल्कि पूरे देश के अंदर पूंजी केंद्रित विकास ने निश्चित तौर पर विनाश के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। शालिनी जी क्या पूछना चाहेंगी आप? राजेंद्र जी, आप 127 देशों में अपने इस मिशन को लेकर के गए हैं, जल संरक्षण के, जल नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए। तो वहाँ की जो नदियाँ हैं और ग्लेशियर्स हैं, उनकी तुलना में यहाँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप उन्हें? कितना सिमिलैरिटी है या कितना अलग है वहाँ से? देखो उत्तराखंड जो है ना, वो तो भगवान का लाडला बेटा और लाडली बेटियां हैं। यहाँ इतनी हरियाली है, समृद्धि है और 1200 से ज़्यादा mm रेनफॉल है, करीब करीब 2000 mm के आसपास जी। और यहाँ का वातावरण तो बहुत ही समृद्ध है। लेकिन अब ये जो समृद्धि है, ये हमारे ग्रीडी डेवलपमेंट ने, लालची विकास ने विनाश के रास्ते पर चला दी है। जब हम ग्रीडी हो जाते हैं तो नेचर के अंदर उतनी केयरिंग कैपेसिटी नहीं है
कि हमारी ग्रीड को पूरा कर सके। नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है हमारी नीड को पूरा करने की। तो ये जो उत्तराखंड में लालची विकास का विनाशक तांडव शुरू हुआ है, ये बड़ा खतरा है। नहीं तो उत्तराखंड तो मेरे देश का गौरव है, भारत का गौरव है, और जब मैं दुनिया को देखता हूँ तो दुनिया का भी गौरव है, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि आपहा ब्रह्मास्मि, मैं जल हूँ और मैं ये दुनिया हूँ, मैं ही दुनिया को बनाता हूँ, मैं ही दुनिया को चलाता हूँ। तो जो ये मानता हो कि जल ही इस प्लेनेट को बनाता है, ब्रह्मांड को बनाता है, और ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है, और सब जगह यही पंच महाभूत हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड इसी से बना है। लेकिन अब हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा इन पंच महाभूतों से हमें विच्छेदित कर रही है, तोड़ रही है। इन पंच महाभूतों की समझ अब हमें नहीं है। अब हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पूजा पाठ, आरती, उत्सव। ये जो आरती और उत्सव होते हैं ना, ये जीवन को तब बना के एक आनंद के लिए किए जाते हैं कि हमें इनसे आनंद मिले, और जिससे हम बने हैं उसका सम्मान करें, उसको गौरव दें। आरती उत्सव से नदियां पवित्र नहीं होती। वो जो पवित्र नदियां थी, उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इंसानी मन मानस को नदियों के साथ जोड़ना और नदियों का सम्मान करने के लिए होते थे। लेकिन अब आपने नदियों को तो नाले बना दिया, नदियां तो मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई। तो अब तुम्हारे इस आरती और उत्सव से नदियां थोड़ा ही साफ होंगी। तो अब तो आपको नदियों के लिए कुछ और करना पड़ेगा। उत्तराखंड को यदि समृद्ध बना के रखना है तो हिमालय की हरियाली और नदियों की पवित्रता, ये दोनों कामों को आगे रखेंगे तो जैसे पूरी दुनिया उजड़ रही है, मैंने 8 सालों में 127 देशों की यात्रा में देखा है कि आधी दुनिया उजड़ रही है, और आधी दुनिया उजड़ के जहां पानी है वहां आधी दुनिया में जा रही है, और उनके बीच में लड़ाई है। कोई नहीं चाहता कि मेरी जमीन पर कोई और बाहर से आके कब्जा करे। तो अब एक तरफ उजड़ने वाले और एक तरफ नई बसावटों के दबाव से डरने वालों के बीच में युद्ध है जी। तो ये जो तीसरा विश्व युद्ध हमारे दरवाजे पे आ रहा है, क्या ये अघोषित युद्ध कहें इसको, या मतलब अभी है कि आ चुका है, इसका आधारभूत चीजें समझ में आ ये अभी किसी ने घोषित नहीं किया। ये अघोषित युद्ध है विस्थापितों के बीच, जो विस्थापित होके आए हैं, जिनको हम जलवायु परिवर्तन शरणार्थी बोलते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पानी नहीं बचा इसलिए वो उजड़ कर आए हैं। और जिन देशों में वो आ रहे हैं वो देश खासकर यूरोप के देश हैं, स्वीडन है, नीदरलैंड है, सबसे ज़्यादा जर्मनी में लोग आए। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में जर्मनी ने करीब 12.5 लाख लोगों को अपने देश में बसने का दरवाज़ा खोला था। फ्रांस में है, फ्रांस में बहुत लोग आए जी। मेरी इस यात्रा के दौरान मुझे पता चला कि जिन जिन देशों में ये लोग ज़्यादा आए, उन देशों में युद्ध की परिस्थितियां हैं, अघोषित युद्ध चल रहा है। वो गृह युद्ध जिसे कहते हैं ना, वो गृह युद्ध हो रहा है। ये गृह युद्ध कब विश्व युद्ध में बदल जाएगा मालूम नहीं। जी पलाश जी। नहीं, ये जल युद्ध की बात इन्होंने की है। तो जैसे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो हमारा जो ये पूरा उपमहाद्वीप है, पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक, ये सारा का सारा हिमालय के जल स्रोतों पर निर्भर है। उधर चीन और मध्य एशिया के देश भी हिमालय के जल स्रोतों पर निर्भर है। तो सवाल ये है कि जब ये नदियां और ग्लेशियर सूख जाएंगे इतने व्यापक परिमाण पर, तो जल युद्ध तो होगा ही। तो इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? जी देखिए, हिमालय हिंदू कुश में 9 देश हैं। 9 देशों के पार्टली हिस्से हिंदू कुश के हिस्से कहलाते हैं।
इस हिंदू कुश में भी आधे ग्लेशियर वाले हैं, आधे बिना ग्लेशियर वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर यदि ख़त्म होंगे तो फिर नदियों के प्रवाह और कम हो जाएंगे और पूरी पारिस्थितिकी बिगड़ जाएगी। पूरा जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण बहुत संकट आने वाला है। ये जो ग्लेशियर का पिघलना और ग्लेशियर का ख़त्म होना, ये एक तरह से पानी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है और पानी की उपलब्धता जब नहीं रहेगी तो युद्ध तो होगा ही। इसलिए यदि ग्लेशियर उसको बचाना है तो आपको ये जो ग्लोबल वार्मिंग की अब नई थ्रेट्स आई हैं वो जंगलों के कम होने के कारण आई हैं। जंगल क्या होता है, एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करता है और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, जिसमें से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। टेम्परेचर को कम कहें या ज़्यादा कहें ये कहना ठीक नहीं है, उसको संतुलित और असंतुलित कहना चाहिए जी। तो ये जो O2 का लेवल है एटमॉस्फेयर में, ये हमारे एटमॉस्फेयर को ठीक रखता है। इसलिए यदि आप अपने ग्लेशियरों को बचाना चाहते हैं और युद्ध से बचना चाहते हैं तो हरियाली बढ़ानी पड़ेगी। जी, हरियाली बढ़ानी पड़ेगी। ओमकार जी, एक सवाल आपका। सर, जैसे नदियां जो है निश्चित रूप से पूजनीय हैं क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं और आप काफ़ी देशों में घूमे हैं, तो उन देशों में क्या स्थिति है जहाँ नदियाँ पूजी जाती हैं, वहाँ नदियों की स्थिति कैसी है और जहाँ नदियाँ नहीं पूजी जाती हैं वहाँ स्थिति कैसी है? जहाँ नदियों को पूजा नहीं जाता है वहाँ नदियों की स्थिति बेहतर है, वहाँ नदियों की हालात अच्छे हैं। यूरोप के शहरों में शहरों के बीच से जाने वाली नदी बिल्कुल साफ सुथरी दिखेगी, कहीं कोई गंदगी नहीं है और वहाँ लोग आनंद के लिए नदी के किनारे जाते हैं। भारत में भी पहले लोग नदियों के किनारे आनंद के लिए जाते थे, लेकिन जब से हम लोगों ने ये लालची विकास का चलन बढ़ाया तो अब नदियाँ घूमने के लायक, आनंद के लायक, आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति कुछ वहाँ कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। जी। दुनिया में यदि हम अफ्रीका के हिस्से में जाएं, मैंने जो अफ्रीका के हालात देखे, वहाँ की बहुत सारी नदियाँ, जैसे वासुनीरा नदियाँ केनिया में शुरू होती है और सोमालिया में जाके समुद्र में मिलती है, बिल्कुल सूख गई है, मर गई है। अब मैं किन नदियों का जिक्र करूं? एक अमेरिका में कनाडा के बॉर्डर से शुरू होती है, उसको हडसन रिवर कहते हैं और जहाँ से वो शुरू होती है उसका भी बड़ा सुंदर नाम है इंडियन लेक। वहाँ से वो निकल के न्यूयॉर्क में आके नदी में मिलती है। इन सब नदियों की मैंने पदयात्राएं की हैं। उनकी हालत वहाँ के लोगों ने कैसे ठीक की वो समझने की ज़रूरत है। कहानी एक तुम्हारे जैसा पत्रकार था, उसके मन में आया कि यार ये नदी इतनी बीमार हो जाएगी तो फिर हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो उसने एक नदी की देखने समझने वाले लोगों की एक टीम बनाई और नाव पे वो रात के वक्त जहाँ इंडस्ट्री पानी डालती थी नदी में, वहाँ वो जवान लड़के जाके उसका सैंपल लेते थे। तो सब फैक्ट्रियों का पता चल गया कि कौन फैक्ट्री कितना जहर इस नदी में डाल रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ, सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, नदी दोबारा से ठीक हो गई। हडसन रिवर अब क्लीन और साफ सुथरी बहती है। तो नदियों को अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के लोगों ने ठीक करने का काम किया। जी, महत्वपूर्ण बात आपने ये कही है दर्शकों की, जिन नदियों को दुनिया में पूजा नहीं जाता है, जहां आरती अर्चना नहीं होती है, तमाम सारे कर्मकांड नहीं होते हैं, उन नदियों की स्थिति ज्यादा बेहतर है बनस्पत उनके जहां पर पूजा पाठ की जाती है या कर्मकांड होते हैं। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो नदियां सिर्फ कर्मकांड और पूजा पाठ तक ही सीमित रह गई हैं और उसके कारण भी बहुत बड़ा प्रदूषण और बहुत तरीके से नदियां दूषित हुई हैं। शालिनी जी, अगला सवाल क्या रहेगा आपका? क्योंकि राजेंद्र जी को समझना 15-20 मिनट के लाइव में संभव नहीं है और एक लंबा वक्त चूंकि आपने जीवन में सामाजिक कार्यों को दिया है, तो हम इसके पूरे विस्तृत एपिसोड को अपने YouTube चैनल पर जल्दी ही जारी करेंगे। बातचीत के अगले हिस्सों को एक आखिरी सवाल हम शालिनी से लेना चाहेंगे। मैं राजेंद्र जी से ये जानना चाह रही हूँ कि नदियों के पुनर्जीवन के नाम पे, उसके सौंदर्यीकरण के नाम पे जो ये रिवर फ्रंट, एक नया शब्द जुड़ गया है नदियों के साथ में कि रिवर फ्रंट जो बनाए जा रहे हैं वो कहाँ तक सही हैं
उत्तराखंड के संदर्भ में जन संगठनों की और जो इस तरह के कैंपेन्स चल रहे हैं नदी बचाने के लिए, उनकी क्या भूमिका हो सकती है वहाँ पे? देखो, हमारी जो नदियां हैं उनको हृदय रोग है, और ये जो फ्रंट व्यू डेवलपमेंट और वगैरह वगैरह कर रहे हैं, हृदय रोग से ग्रसित नदियों को ब्यूटी पार्लर की दुकान पे ले जाकर उसके घाट बना के उसको सौंदर्य कर रहे हैं। वो नदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं कर रहे हैं। नदी तो हृदय रोग से बीमार है, ग्रसित है। आप हृदय रोगी को यदि दांतों का जबड़ा चढ़ाओगे या उसका सुंदर चेहरा दिखाने के लिए ब्यूटी पार्लर के यहाँ ले जाओगे तो तुम्हारी नदी तो मरने ही वाली है। तुम्हारी नदी को जीवित रहने वाली थोड़ा ही है। तो आप जो नदियों की बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने का इलाज नहीं कर रहे हैं। आप ऊपर से झाड़ू पोंछा लगा के उसको, जैसे मैंने कहा ना, मेरी माँ की बीमारी है हृदय रोग की, और आप उसको एक ब्यूटी पार्लर के यहाँ ले जा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि कृत्रिम सांसें देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कृत्रिम नहीं, उसको मार ही देंगे भैया। जी। हृदय रोग की ग्रसित मेरी माँ जब ब्यूटी पार्लर के यहाँ जाएगी तो उसको जो थोड़ी बहुत अपने अंदर की ताकत है वो भी और उसकी खत्म हो जाएगी वहाँ। तो नदियों के साथ जो आज अनर्थ हो रहा है, ये जो फ्रंट व्यू, रिवर व्यू डेवलपमेंट के काम है, ये नदियों की हत्या के काम हैं। जी। ये नदियों को जीवन देने के काम नहीं है। तो दर्शकों, इस पूरी बातचीत को हम अपने YouTube चैनल मनसुनी आवाज पर जरूर करेंगे। राजेंद्र जी ने हमको समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आपका निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम है और इस पूरे बड़े काम के साथ व्यापक तौर पर जनमानस को जुड़ना ही पड़ेगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। चूंकि जल है तो कल है, और कल को बचाने के लिए सबको आगे आना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।